हेलो एवरीवन, मैं हूं गायत्री मनवानी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स करने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। जैसे अभी आपके एग्जाम्स का डेट अनाउंस हो चुका है, 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। सो वी हैव डिसाइडेड कि मैथ्स के हर एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन चैनल पे अपलोड होने वाला है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। ओके, तो बच्चों चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले तो यही समझ लेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले लोअर स्टैंडर्ड्स में आप लोगों ने सीखा है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं? जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, नेचुरल्स में अगर मैं 0 को ऐड कर दूं और बाकी सब एज इट इज रखूं, तो इनको मैं क्या बोलती हूँ? इनको मैं बोलती हूँ होल नंबर्स, ठीक है। अब 0 को ऐड कर दिया बट इसमें नेगेटिव नंबर्स तो नहीं है, तो मैंने क्या किया, पॉजिटिव के साथ इसमें नेगेटिव नंबर्स भी मैंने ऐड कर दिए। जैसे यहाँ 0 1 2 3 था ना, तो 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो इनको हम लोगों ने क्या बोला? इंटीजर्स बोला, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को डिनोटेड विथ n, होल नंबर्स को विथ w एंड इंटीजर्स को हम लोग i लिखते हैं और समटाइम्स हम लोग z भी लिखते हैं। फिर इंटीजर्स हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें लगा कि फ्रैक्शन वाले तो नंबर्स ही नहीं है, तो हम लोगों ने इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी ऐड कर दिए। जैसे 2/3 हुआ, 3/4 हुआ। तो ऐसे तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स है, तो इन जनरल मैं बोल रही हूँ p/q फॉर्म के नंबर्स में ऐड कर रही हूँ, सच दैट p और q क्या होगा बच्चों? p और q हमारे होंगे इंटीजर्स, ठीक है। तो इनको मैंने क्या बोल दिया? इनको मैंने बोल दिया रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब इसमें तो हमारे ये वाले नंबर्स आ गए, बट इसमें √2, √3, √5 या जैसे पाई हो गया, पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर नो। तो ये सारे नंबर्स तो इस सेट में आए ही नहीं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? ये अलग सेट है हमारा इरेशनल नंबर्स का, ठीक है। नाउ दिस सेट इज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल, होल, इंटीजर्स एंड रैशनल्स। और इन रैशनल्स और इरेशनल्स को मिला के जो सेट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स का सेट बोलते हैं, ठीक है। रैशनल्स और इरेशनल्स को मिला के जो सेट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रियल नंबर्स का सेट बोलते हैं। और रियल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वी रिप्रेजेंट दिस ऑन रियल लाइन, और इसका हम लोगों ने दूसरा नाम भी रखा है, नंबर लाइन बोलते हैं जिसको। सो वी हैव 0 एट द सेंटर, देन वी हैव ऑल द नंबर्स ऑन दिस लाइन, ठीक है। तो ये होता है हमारे रियल नंबर्स, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव दिस नंबर लाइन, ठीक है। तो रियल नंबर समझने के बाद अब टाइम आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझने का। तो बच्चों इसका ये स्टेटमेंट है, हम पहले स्टेटमेंट देख लेंगे और फिर समझेंगे कि ये एक्चुअली है क्या, क्या स्टेट करता है। सो वी हैव दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो आप कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, यू कैन टेक एनी कंपोजिट नंबर जिसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हो हमेशा। अब प्राइम्स क्या होते हैं बच्चों? जिनको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाओ, जो खुद के ही टेबल में आए, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ एंड सो ऑन। तो हमारे पास बहुत सारे प्राइम्स है, तो आप कोई भी कंपोजिट नंबर उठाओ, उस कंपोजिट नंबर को यू कैन ऑलवेज राइट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factors occur। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। तो अब देखो, मैं कोई भी एक कॉम्पोजिट नंबर ले रही हूँ, लेट्स से इफ आई टेक 6 यहाँ पे, ठीक है। तो 6 को मैं फैक्टराइज कर सकती हूँ 2 into 3 करके। 2
2 भी हमारा प्राइम है, 3 भी हमारा प्राइम है, तो मतलब 6 को मैंने क्या लिखा, 2 into 3 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखा। ठीक है, अब मान लो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ 21, तो 21 को आई कैन राइट 3 into 7। अगेन मैंने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, मान लो इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से 68। ठीक है, अब 68 को करके देखते हैं फैक्टराइज। तो 68 को हम कैसे करेंगे, 2 into, इसको हम लोग 34 लिख सकते हैं, 2 into 34। तो ये हुआ 2 into 2 into 17। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 square into 17। तो देखो अब 2 स्क्वायर भी अगर नहीं लिखोगे तो ऐसा लिखो तो भी ठीक है। तो हम कोई भी कंपोजिट नंबर ले रहे हैं तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख पा रहे हैं। सी 2 इज प्राइम, अगेन 2 इज प्राइम एंड देन अगेन 17 इज प्राइम। तो आप कोई भी नंबर उठाओ दुनिया का, आप उसको हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हो। अब इसका मतलब क्या है, दैट दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which prime factors occur। अब देखो बच्चों 6 है, 6 को आप या तो 2 into 3 लिखोगे या तो 3 into 2 लिखोगे, तो बट ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। आपको 6 की कोई भी दूसरी फैक्टराइजेशन नहीं मिलेगी प्राइम्स की। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा 2 into 3 को क्या लिखोगे, 3 into 2 लिखोगे, बट इन दैट केस आपने क्या किया, सिर्फ आपने ऑर्डर चेंज किया है, आपने और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो दिस फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज यूनिक। जैसे अब ये 21 है, 21 को आप 3 into 7 ही लिखोगे या ज्यादा से ज्यादा 7 into 3 लिखोगे। ठीक है, बट ऑर्डर चेंज हुआ, उससे हमारे प्राइम्स चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का मतलब ये है दैट दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। तो आप कोई भी कॉम्पोजिट नंबर ले लो, उसका फैक्टराइजेशन प्राइम्स का यूनिक होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हुआ हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो बच्चों अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ना हम ऑलरेडी एक जगह पे यूज करके आए हैं विदाउट एक्चुअली नोइंग दिस थ्योरम। जो हमारा टॉपिक है HCF एंड LCM। ठीक है, यू ऑलरेडी नो कि दो नंबर्स का HCF एंड LCM क्या होता है और हम कैसे निकालते हैं, बट ये हम प्रीवियस क्लासेस में करके आए हैं यूजिंग दिस थ्योरम, जो थ्योरम हमें पता भी नहीं था। तो अभी थोड़ा कॉन्शियसली ये थ्योरम पता है, तो उस हिसाब से हम लोग HCF और LCM फाइंड करके देखते हैं कि क्या है। तो मान लो एक नंबर मैं ले रही हूँ, लेट्स से मैं क्वेश्चन ही दे रही हूँ आपको, दैट फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20। ठीक है, तो मैंने 6 और 20 दो नंबर्स लिए, इसका HCF और LCM निकालना है। तो बच्चों जो 6 है इसको मैं क्या लिखूं, 2 into 3 लिखूं, मेरे प्राइम फैक्टर्स है ये। और जो 20 है, 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या है बच्चों, दिस इज 2 into 2 into 5। ठीक है, यही इसके प्राइम फैक्टर्स है। तो अब बच्चों HCF क्या होता है, HCF का हमारा फुल फॉर्म ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, करेक्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब बच्चों यहाँ पे देखो ये दो नंबर्स है, इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, सी 3 तो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे मुझे ये 2 ही कॉमन फैक्टर दिख रहा है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 and 20 इज 2। ठीक है, ये मतलब है उसका। तो आपको थोड़ा लॉजिकली चीजों को समझना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज फैक्टर विच इज कॉमन टू बोथ एंड इट शुड बी हाईएस्ट। और उसके बाद LCM का मतलब क्या होता है बच्चों, होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम लोग क्या करते हैं, ये जो कॉमन होता है 2 तो लिया हम लोगों ने, उसके बाद जो इसकी अनकॉमन फैक्टर्स है, फैक्टर तो नहीं बोलेंगे हम लोग,
जो अनकॉमन नंबर्स है वो भी साथ में मल्टीप्लाई करता है। तो दिस इज 3 इंटू 2 इंटू 5, तो ये क्या हुआ, दिस इज 6, 6 इंटू 10 60। ठीक है, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या, ये समझने की कोशिश करो। अब देखो, अगर मैं 6 के मल्टीपल्स निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, देन वी हैव 24, देन वी हैव 30, 36, उसके बाद वी हैव 42, then 48, then I have 54, I have 60, then we have 66, 72 and so on। ये चीज चलती रहती है। ठीक है, अब 20 के अगर मैं मल्टीपल्स देखूं तो 20, 40, 60, 80, 100, 120 and so on। तो अब देखो, इन दोनों में कॉमन मल्टीपल्स कौन से है, एक तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 60 दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे चलोगे तो इसका 120 आएगा, ये भी यहाँ पे 120 है, और कोई तो बीच में कॉमन दिखेगा नहीं। तो इनमें हमें लीस्ट ढूंढना है, तो लीस्ट क्या हुआ बच्चों, 60 हुआ। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और देखो, इसको हम लोगों ने फाइंड कैसे किया है बच्चों, ये नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख के ही हम लोगों ने फाइंड किया है। ये हम पहले भी कर रहे थे, पर हमें पता नहीं था कि ये एक्चुअली थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने जैसी है, जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे वी हैव 6 एंड 20, तो हम अगर 6 इंटू 20 करेंगे तो कितना आता है, 120 आता है। और अगर आप HCF हमारा आया 2 और LCM आया 60, तो 2 इंटू 60 करोगे तो आपको क्या आएगा, अगेन 120 आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास। मान लो मेरे पास दो नंबर्स हैं A एंड B, तो HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B, ये दोनों का इक्वल प्रोडक्ट क्या होता है, A इंटू B के इक्वल होता है। आप दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करो या आप HCF एंड LCM का प्रोडक्ट करो, आपको दोनों कैसे आते हैं, सेम आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लियर है तो वी कैन मूव टू क्वेश्चन। हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, जैसे आपका कंसेप्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका एकदम क्लियर हो जाए, आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। सो वी हैव क्वेश्चन विच इज find LCM and HCF of following pair of integers and verify LCM into HCF is product of two numbers। तो बच्चों, मैं आपको एक कराऊंगी यहाँ पे, ये सेकंड वाला आप करोगे होमवर्क और इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो वी हैव 336 एंड 54। तो देखो 336, ठीक है, तो अब देखो 336 का प्राइम फैक्टर्स अगर हमें निकालना है तो 336 2 तो इसका फैक्टर होगा ही क्योंकि इवन नंबर है। तो यहाँ पे हुआ ये 1, देन यहाँ पे हो गया 6, देन वी हैव 8, अगेन 2, यहाँ पे हो गया 84, अगेन यहाँ पे 2 आएगा, सो दिस गिव्स मी 42, अगेन 2, तो यहाँ पे 21, देन 3, इसके बाद 3 का टेबल लगेगा 7, 1। तो इसके फैक्टर्स क्या है बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब 54 का देखते हैं। 54 में भी 2 का टेबल लगाओ, 54 में 2 का टेबल लगाया तो ये आएगा 27, देन 3 का लगेगा, देन वी हैव 9, अगेन 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो अब देखो इसमें अगर मुझे HCF निकालना है इसका, तो HCF क्या होगा बच्चों, 336 और 54 का कॉमन क्या है, यहाँ पे मुझे एक 3 कॉमन दिख रहा है और एक यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 कॉमन आएगा विच गिव्स मी 6। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6। और अगर मुझे LCM निकालना होगा, LCM ऑफ 336 एंड 54, तो हम क्या करेंगे, ये कॉमन फैक्टर्स तो ले लो 2 इंटू 3, अब अनकॉमन क्या है यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और यहाँ पे ये होगा 3 इंटू 3। तो कितना हुआ बच्चों, ये 6 आएगा, ये आता है हमारा 8,
ये आता है 21 और यहाँ पे ये आएगा 3। तो दिस इज गिविंग मी 8 6 आर 48 और ये आएगा 63। तो 63 इंटू 48 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, दिस इज 24 48 एंड दिस इज 50 इंटू दिस इज 12, उसके बाद 25, तो 4 2 मतलब 3024 is the LCM of 336 and 54। अब हमें वेरीफाई भी करना चाहिए कि हम अगर LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें ये वेरीफाई करनी है ना चीज ऑलरेडी। तो हमारे पास दो नंबर्स क्या है बच्चों, 336 एंड 54 ना, 336 एंड 54, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये 24 देन 12 एंड दिस इज 14 देन वी हैव 13 यहाँ पे एंड देन 30 यहाँ पे कितना होगा 15 एंड दिस इज 18 एंड दिस इज 16। ठीक है, तो दिस इज 4 4 देन वी हैव 11 1 8 1 4 4। ठीक है, ये हमारा दो नंबर्स का प्रोडक्ट आया। अभी हमारे पास HCF और LCM इज 3024 एंड 6। ठीक है, तो 3024 और यहाँ पे 6, तो ये 24 आता है एंड देन वी हैव 14 एंड देन वी हैव 1 और ये 18। तो देखो 18144 मतलब HCF LCM इंटू HCF आपका क्या आया, 336 इंटू 54 आया। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी वेरीफाई हो गई। ठीक है, ओके तो अब एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जिससे हमारे जो भी डाउट्स होंगे कंफ्यूजन्स होंगे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही जो हम प्राइम नंबर्स में फैक्टराइज कर रहे हैं उसी तरीके से करना है। तो मैं आपको कराऊंगी A पार्ट, B पार्ट आपको है होमवर्क। तो बच्चों 12 हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये 12 आता है। देन वी हैव 15 इज 3 इंटू 5। ठीक है, देन वी हैव 21 जिसको मैं लिखूंगी 3 इंटू 7। तो बच्चों अगर मुझे इसका HCF निकालना है, HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 15 और 21 का। तो देखो अब इन तीनों में बच्चों कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है, 3 3 3, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 3 है। ठीक है, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा बच्चों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 15 एंड 21 विल बी, पहले तो आप कॉमन 3 ले लो, उसके बाद इन दोनों का अनकॉमन इज 2 इंटू 2, देन इसका 5 एंड देन इसका 7। तो कितना हुआ ये, दिस इज 12 इंटू 5 इंटू 7, तो दिस इज गिविंग मी 60 इंटू 7 विच गिव्स मी 420। ठीक है, तो इनका जो LCM है वो 420 है। अब बच्चों एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करने लायक है कि जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व की थी ना कि HCF इंटू LCM, यहाँ मैंने तुमको बताया कि HCF इंटू LCM करेंगे तो A इंटू B आता है। तो दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 इंटीजर्स। अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 में ये चीज अप्लाई नहीं होती है। जैसे अब यहाँ पे HCF और LCM करो, मतलब कितना हुआ 420 इंटू 3 हुआ, तो इट इज गिविंग मी कितना 1260 आ रहा है। बट अगर आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 15 इंटू 21, तो ये आपको 1260 नहीं देगा। लेट्स फाइंड आउट। तो 12 इंटू 15 करेंगे तो 15 इंटू 12 कितना आता है यहाँ पे, दिस इज गिविंग मी 30, देन वी हैव 15, सो 180 आएगा। ठीक है, अब 180 इंटू हम करेंगे 21, तो कितना आया ये 081, उसके बाद दिस विल गिव मी 0, then we have 16 and this 3, तो 0873, तो ये हमारा आता है 3780 which is not equal to this। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी 3 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओनली 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है,
Let's move on to next question. It says, check whether 6 raised to n can end with the digits 0 for any natural number n. तो बच्चों में चेक करना है कि 6 का कोई भी पावर किसी भी नेचुरल नंबर के लिए इसका कोई भी पावर 0 से एंड हो सकता है कि नहीं. ठीक है, तो मान लो हम कंसिडर करते हैं कि 6 का फॉर सम n कोई तो हमारे पास एक नेचुरल नंबर है जिसके लिए हमारा 6 रेज टू n जो है वो एंड्स विथ 0 है. ठीक है, तो अगर ये 0 से एंड होता है तो जो हमारा 6 रेज टू n है वो हमारा 5 का मल्टीपल होगा. ठीक है, क्योंकि देखो जो 5 के मल्टीपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 5, 10, then we have 15, then we have 20. तो you can consider this 10, 20, they are ending with 0 ना. तो कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है मतलब 5 उसका फैक्टर तो होता ही है. अब कोई भी मान लो 380 लिखूं मैं, दिस इज एंडिंग विथ 0, तो 5 तो इसका फैक्टर है ही, ये 5 से तो डिवाइड होता ही है. देखो 5 1s are 5 7s are और यहाँ पे 3 आएगा तो 5 6 are. तो कोई भी नंबर ले लो, इफ इट इज एंडिंग विद 0 सो 5 हैज टू बी फैक्टर ऑफ दैट नंबर. तो अब जो ये 6 रेज टू n है मतलब ये इसमें 5 कंटेन करेगा. ठीक है, 6 रेज टू n हैज फैक्टर कंटेनिंग व्हाट, नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, हैज फैक्टर 5. ठीक है, 5 का कोई तो पावर होगा या 5 होगा. तो बच्चों बट जो 6 रेज टू n है, 6 रेज टू n तो ऐसा है ना 2 इंटू 3 का पावर n, तो इसको हम लिखेंगे 2 रेज टू n इंटू 3 रेज टू n. ठीक है, तो फॉर सम नेचुरल नंबर 6 रेज टू n हैज पावर्स 2 रेज टू n एंड 3 रेज टू n. एंड बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये जो फैक्टराइजेशन है ये हमारी यूनिक है. ठीक है, तो मतलब 6 के पावर n में तो हमेशा 2 के पावर्स और 3 के पावर्स ही आने वाले हैं, 5 का तो कोई पावर ही नहीं आने वाला है उसमें. तो अगर 5 का पावर नहीं आने वाला है तो क्या हम बोल सकते हैं कि 6 रेज टू n हमारा 0 से एंड होगा? ये तो हमारी गलत बात हो गई ना, क्योंकि आप जो 6 रेज टू n की फैक्टराइजेशन है आप यूनिक तरीके से लिख सकते हो एज 2 रेज टू n इंटू 3 रेज टू n में. इसमें 5 तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, तो अगर मुझे 5 नहीं दिख रहा है तो उसको आप 0 से एंड भी नहीं करा सकते हो. तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. तो इसीलिए 6 रेज टू n कैन नॉट एंड विथ 0 फॉर एनी पावर ऑफ n, एनी पावर ऑफ n. और अगर मान लो यहाँ पे कोई 5 का मल्टीपल आ जाता तो हम बोलते हैं कि यस दैट नंबर कैन बी रिटन एज, मतलब उसको हम कोई तो फॉर सम n हम लोग उसको 0 से एंड करा सकते हैं. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Now our second application of fundamental theorem of arithmetic is irrational numbers. मतलब not exactly irrational numbers but prove करना that certain number is irrational number. तो उसमें हमें fundamental theorem of arithmetic काफी यूज होता है. तो पहले तो बच्चों हम समझेंगे irrational numbers होते क्या है. तो जैसे हमारे पास नंबर्स होते हैं √2, √3, वी हैव √5, देन वी हैव √7. तो ये सारे कैसे नंबर्स होते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर्स होते हैं. इन जनरल अगर मैं बोल रही हूँ √p और जहाँ पे p हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, आप कोई भी प्राइम नंबर लो और उसका रूट ले लो तो वो आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा. एक हमारे पास दूसरा भी इरेशनल नंबर पता है जिसको हम बोलते हैं पाई, जैसे 2πr, πr स्क्वायर में जो पाई होता है ना, ये हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है. ठीक है, तो अभी हम इरेशनल नंबर्स को प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर्स हैं. बेसिकली इरेशनल नंबर्स होता क्या है, जैसे अगर आप इसका 2 का स्क्वायर रूट निकालने जाओगे, ठीक है, तो इट इज गिविंग यू समथिंग 1.414, बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ √2. ये ऐसे चलता जाता है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग. क्या होता है ये, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग.
ठीक है, कि रिकर भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा। एवरी टाइम यू गेट डिफरेंट 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 डिजिट, तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब हम प्रूव करेंगे कि जो हमारा √2 है, √3 है, इन जनरल √p है, वो कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो एक थ्योरम देखेंगे जिसका हम प्रूफ तो नहीं करेंगे बट स्टेटमेंट समझ लेंगे। सो वी हैव, let p be a prime number and if p divides a square then p divides a where a is any positive number। तो अगर आपके पास एक प्राइम नंबर है और p मैं बोल रही हूँ a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड, मैं क्या बोल रही हूँ, जो p है p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो इससे आप क्लेम कर सकते हो कि हमारा जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे मान लो 3 है, अगर 3 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो आपका 3 डिवाइड्स a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये थ्योरम यूज करके और जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है वो यूज करके हम लोग प्रूव करेंगे दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो बच्चों अब इसको हम लोग ना मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, जो चीज हमें प्रूव करनी है ना, हम बोलेंगे कि ये नहीं है। ठीक है, तो √5 इज इरेशनल, तो मैं अज्यूम करूंगी लेट √5 इज रैशनल। ठीक है, तो हम जब इसको रैशनल अज्यूम करेंगे तो हमें ओवर द प्रोसेस कुछ ना कुछ गलत चीज मिलेगी, विच वी से दैट की वो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसीलिए √5 को रैशनल ही होना नेसेसरी है। तो हमारे पास है √5 रैशनल है। तो बच्चों अगर √5 रैशनल है, रैशनल नंबर कैसे लिखा जाता है, p/q फॉर्म में लिखा जाता है। और यहाँ पे जो p एंड q है वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और एक चीज होती है जो p और q का HCF है। ठीक है, p और q का HCF है, वो क्या होता है, 1 होता है। और इन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं। कोप्राइम नंबर्स बच्चों क्या होते हैं, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। जैसे अगर मैं आपको कंसिडर करूं, जैसे इफ आई टेक लेट्स से मैंने 6 ले लिया, 6 को मैं कैसे लिखूंगी, 1 × 2 × 3 लिखूंगी। ठीक है, और मैंने मान लो इफ आई राइट हियर लेट्स से 11, तो 11 को मैं क्या लिखूंगी, 1 × 11 लिखूंगी। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, 1 है ना। तो दीज टू नंबर्स आर कोप्राइम नंबर्स। तो हमारा रैशनल नंबर क्या होता है, हम कैसे लिखते हैं उसको, p/q फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दोनों का HCF क्या होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। तो लेट मी राइट √5 एज p/q, क्योंकि वो रैशनल है। तो p को आई कैन राइट √5 × q, अब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास कितना, 5q स्क्वायर। अब देखो बच्चों, p स्क्वायर है हमारा 5q स्क्वायर, तो मतलब जो p स्क्वायर है मैं इसको 5 के मल्टीपल में लिख पा रही हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये है 5 डिवाइड्स क्या होगा, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर होगा, करेक्ट और नॉट। अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो अभी अभी ये जो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको बताई कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं p डिवाइड्स a। तो यहाँ पे अगर 5 डिवाइड्स p स्क्वायर है तो हमारे पास हम बोलेंगे ना कि 5 डिवाइड्स p। ठीक है, तो अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है तो क्या मैं p को ऐसा लिख सकती हूँ, p = 5 × k, जहाँ पे k हमारा कोई तो इंटीजर आएगा। ठीक है, अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है मतलब p 5 का मल्टीपल होगा ना, तो आई एम राइटिंग p एज अ मल्टीपल ऑफ 5। इट कैन बी 10, इट कैन बी 15, k कैन बी एनी इंटीजर। तो अब जो p है, p को मैं 5k लिखती हूँ यहाँ पे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो ये हुआ 5k का स्क्वायर = 5q स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25k स्क्वायर = 5q स्क्वायर। अब ये कैंसिल करो, 5 1s are 5 5s are, तो ये हुआ 5k स्क्वायर = q स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है,
फाइव के स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर है, तो यही कंडीशन है। तो फाइव के स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर मतलब मैं बोलूंगी कि जो 5 है, 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर इन दिस केस, क्योंकि हम क्यू स्क्वायर को 5 के मल्टीपल में लिख रहे हैं, 5 के स्क्वायर लिख रहे हैं। तो अगर 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर है तो मैं बोलूंगी 5 डिवाइड्स के होगा, 5 डिवाइड्स क्यू होगा। तो इसका मतलब अगर 5 क्यू को डिवाइड कर रहा है मतलब क्यू 5 का मल्टीपल है, तो क्यू विल बी सम 5 टाइम्स ऑफ के डैश, वेयर के डैश हमारा कुछ तो इंटीजर है। ठीक है, तो अब देखो आप p को भी 5 का मल्टीपल लिख सकते हो और q को भी 5 का मल्टीपल लिख सकते हो। मतलब p और q में हमारा जो कॉमन फैक्टर है HCF है p and q का, वो तो 5 आ गया ना, क्योंकि p भी 5 का मल्टीपल है, q भी 5 का मल्टीपल है। इज इट पॉसिबल HCF ऑफ p and q कैन इट बी 5? नो, क्योंकि हम लोगों ने तो 1 लिया था HCF, हमको तो कोप्राइम नंबर्स लेने थे, बट यहाँ पे तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, हमें 5 मिल रहा है इसका HCF, तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन है, इसीलिए जो हमारा √5 है वो हमारा रैशनल नहीं हो सकता है। और अगर ये रैशनल नहीं हो सकता है तो हम क्या बोलेंगे, जो √5 है वो कैसा है, हमारा इरैशनल नंबर है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू प्रूव, एंड दिस यू कैन प्रूव फॉर एनी रैशनल नंबर √p। आपका प्रूफ उसी तरीके से जाएगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर इन दिस। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन देयर। एंड नहीं तो आप इसको फिर से रिवर्स करके फिर से एक बार देख सकते हो। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है दैट प्रूव दैट 6 प्लस √5 इज इरैशनल। तो हम क्या करेंगे बच्चों, वैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन वाली चीज करेंगे कि लेट 6 प्लस √5 हमारा कैसा है, रैशनल है। ठीक है, तो रैशनल है 6 प्लस √5, तो इसको मैं लिखूंगी समथिंग p बाय q करके। ठीक है, और p और q यहाँ पे कैसे है, p and q हमारे इंटीजर्स है, और यहाँ पे p और q का जो HCF है वो क्या है, हमारे पास 1 है। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, p बाय q माइनस 6 इक्वल टू √5। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास रैशनल नंबर है और ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है, और दो रैशनल नंबर्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मुझे √5 ही रैशनल नंबर मिलेगा। यस और नो? सी PQ इज रैशनल, ठीक है, एंड 6 इज ऑल्सो रैशनल। तो अगर आप दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो मतलब p बाय q माइनस 6 इज ऑल्सो रैशनल। तो अगर ये रैशनल है इसका मतलब क्या, √5 इज ऑल्सो रैशनल, करेक्ट, बट √5 इज नॉट रैशनल, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। इसीलिए हमारे पास ये क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसीलिए जो चीज हम लोगों ने अज्यूम की थी दैट 6 प्लस √5 इज रैशनल, इट इज रॉन्ग। देयरफॉर 6 प्लस √5 हमारा कैसा है, इरैशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर है? दिस इज हाउ यू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। Okay, so this was all about chapter's real number. If you have any queries, any doubts, you can put your questions in the comment section, or you can mail me on the mail ID given in the description. And stay tuned for more such videos. Thank you so much for watching this video. If you like the video, consider subscribing to this channel. Thank you so much.